चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी के डेमो वीडियो में आज हम आपके बीच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रूल्स ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि हमने प्रोनाउन का जो है वो आपको प्रोनाउन का जो कितने टाइप्स के होते हैं, किसे कहते हैं, ये बता दिया था। आज आपका डेमो वीडियो में हम रूल्स ऑफ प्रोनाउन आपके बीच में जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। लगभग 20 रूल रहेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 9415483272 पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके 499 फीस जमा करके आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं और कल तक ही आपके पेड बैच में एडमिशन लिया जाएगा। एक बार हम वीडियो चेक कर लें। हाँ, वीडियो एकदम पूरी तरह से सही है। चलिए हम आपके लिए बीच में लाते हैं, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन। हम आपके लिए लेकर आए हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन, और रूल्स ऑफ प्रोनाउन में हम आपके लिए टोटल 20 नियम लेकर आएंगे। आप पूरा खूब अच्छे से देखिएगा। चलिए, रूल नंबर 1 क्या है? अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, आप याद रखिएगा, वो नाउन जो होने चाहिए, वो दोनों नाउन कौन से नाउन होने चाहिए? वो सिंगुलर नाउन होने चाहिए। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उस प्रत्येक नाउन के पहले ईच या एवरी आया हो, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी आया हो, तो ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ईच और एवरी, हमने आपको बताया था ना, ईच और एवरी, ये ईच और एवरी कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये ईच और एवरी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो रूल क्या बनेगा? रूल ये आपका बनेगा कि जैसे एक सिंगुलर नाउन इधर है, एक सिंगुलर नाउन इधर है, ठीक है, और इस दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आपको चाहे ईच मिल जाए और चाहे एवरी मिल जाए, यहां भी ईच या एवरी मिल सकता है। मतलब एक सिंगुलर नाउन यदि दो सिंगुलर नाउन, रूल बहुत बड़ा है इसलिए लिख नहीं रहे हैं, आपको ऐसे अच्छे से समझा दे रहे हैं। यानी एक सिंगुलर नाउन, ये पहला सिंगुलर नाउन, ये दूसरा सिंगुलर नाउन, अगर दो सिंगुलर नाउन यहां पर किससे जुड़ जाए? यहां पर एंड से जुड़ जाए, ठीक है, और इस प्रत्येक के पहले ईच या एवरी आया हो, तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। फिर से आप रूल समझ लीजिए। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी आया हो, तो ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जाएगा और सिंगुलर पजेसिव केस का भी यूज किया जाएगा। जैसे लिखा एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, उसने लिखा एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वर बिजी इन देयर वर्क, ऐसे देख लीजिए। और उसने कहा इसको सही करिए। आपके टीजीटी पीजीटी और एलटी में ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखिए, बॉय ये सिंगुलर नाउन है, टीचर सिंगुलर नाउन है, और ये दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, और आप देखिए प्रत्येक के पहले एवरी आया है, तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। यानी इसका सब सही रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एवरी बॉय एंड एवरी टीचर। अब वर्क का क्या हो जाएगा? वॉज बिजी इन। अब देखिए यहां पर किसका यूज हो जाएगा? हिज वर्क। क्लियर हो गया? जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी आया हो, तो ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं रूल नंबर 2।
ध्यान दीजिएगा रूल नंबर 2 में देखिए, जब रूल क्या है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक चाहे सिंगुलर नाउन हो और चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर और या नॉर से जुड़े हों, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़े हों, तो ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। रूल क्या बना, जब दो सिंगुलर नाउन्स, जैसे दो सिंगुलर नाउन लिखे हैं, दो सिंगुलर नाउन्स लिखे हैं, ठीक है, ये दो सिंगुलर नाउन्स जो लिखे गए हैं, ये दो सिंगुलर नाउन्स किससे जुड़ जाएं, चाहे आइदर डॉट डॉट और से जुड़ जाएं और चाहे नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल ऐसे पूछे जाते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन्स लिखे हों और ये आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़े हों, तो ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। याद रखिएगा, ऐसे सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और उनके साथ हमेशा जो वर्ब यूज आएगी वो वर्ब हमेशा यूज आएगी सिंगुलर वर्ब। फिर से रूल सुन लीजिए, अगर दो सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन्स लिखे हैं, वो आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़े, तो ऐसे सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होंगे और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सीता और रीता वर टीचिंग, हमने क्या लिखा है, सीता और रीता वर टीचिंग, ऐसे लिखा है। तो देखिए, एक सिंगुलर नाउन ये है, एक सिंगुलर नाउन ये है, ये और से जुड़े, चाहे आइदर डॉट डॉट और, चाहे नाइदर डॉट डॉट नॉर, चाहे और चाहे नॉर से अगर जुड़ते हैं तो सिंगुलर होंगे, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लिखे जाइए, सीता और रीता, और वर्ब का क्या हो जाएगा, वॉस, और यहां पर जाएगा टीचिंग। क्लियर हो गया, रूल नंबर दूसरा क्लियर हो गया। आइए तीसरे पे, अब आपके सामने हम लेकर आते हैं रूल नंबर 3। अब आप देखिए, रूल नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 3, अगर एक सिंगुलर नाउन और एक सिंगुलर प्रोनाउन आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर और या नॉर से जुड़े हों, तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, बाद में प्लूरल सब्जेक्ट लिखा जाएगा, आने वाले वर्ब और पॉजेसिव केस दोनों प्लूरल नंबर में होंगे। फिर से सुन लीजिए, अगर एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन, अभी तक तो आप सिंगुलर नाउन जोड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन ये आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर और या नॉर से जुड़ते हैं, तो पहले आपका सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, बाद में प्लूरल सब्जेक्ट लिखे जाएंगे, आने वाले वर्ब और पॉजेसिव केस दोनों प्लूरल नंबर में होंगे। फिर से सुन लीजिए, क्या है, मान लीजिए पहले आपका सिंगुलर नाउन जुड़ा, यानी एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन्स, ये आपके किससे जुड़े, ये आपके जुड़े आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर और या नॉर। कंफर्म हो गया, तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, पहले आपका सिंगुलर नाउन लिखा जाएगा, पहले आपका कौन सा नाउन लिखा जाएगा, सिंगुलर नाउन, बाद में कौन सा लिखा जाएगा, प्लूरल नाउन, लेकिन आने वाले वर्ब और जो पॉजेसिव केस हैं ये दोनों कौन से नंबर में होंगे, प्लूरल नंबर में। आने वाले वर्ब और पॉजेसिव केस दोनों प्लूरल नंबर में होंगे, जैसे आइदर हिज फ्रेंड्स और सोहन फॉर गॉड्स हिज बुक्स। ये क्वेश्चन लिखा आइदर हिज फ्रेंड्स और सोहन फॉर गॉड्स, है ना, और यहां पर लिखा आइदर सोहन, यानी क्वेश्चन क्या लिखा, आइदर सोहन, यानी लिखा आइदर सोहन, सॉरी फॉरगेट होगा, यानी आइदर सोहन, आइदर हिज फ्रेंड्स और सोहन, यानी कुछ भी लिख दीजिए, प्लूरल नंबर में होना, फॉरगेट, फॉरगॉट कर दीजिए। चलिए, अब आप देखिए, ये एक प्लूरल है और एक ये सिंगुलर है, ये आइदर डॉट डॉट और से जुड़े, तो आपको पता है पहले सिंगुलर लिखा जाएगा,
यानी क्या हो जाएगा, आइदर सोहन, और फिर बाद में प्लूरल लिखा जाएगा हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखिए, ये जो लिखा है ये प्लूरल नंबर में होंगे, तो आपको पता है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये प्लूरल नंबर में है, तो यानी क्या हो जाएगा, फॉर गॉड। लेकिन यहां हिज नहीं होगा, इनका प्लूरल नंबर आएगा, तो प्लूरल नंबर क्या आएगा, देयर बुक्स। फिर से सुन लीजिए, अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर और या नॉर से जुड़े, तो पहले सिंगुलर नाउन लिखा जाएगा, बाद में प्लूरल नाउन लिखा जाएगा, आने वाले वर्ब और पॉजेसिव केस दोनों प्लूरल नंबर में होंगे, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। आइए रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर आपके हम लेके चलते हैं आपको रूल नंबर 4। रूल नंबर टोटल 20-22 नियम आपको हम इसमें बताएंगे प्रोनाउन में, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, रूल क्या है, अगर 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन लिखे हों और ये 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, तो उनको लिखने का क्रम होता है 231। 123 भी होता है, वो बाद में हम पेड क्लासेस में बताएंगे कि 231 कब होता है, 123 कब होता है, लेकिन अभी मैं 231 बताऊंगा, क्योंकि फ्री क्लास में ही अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो मैं पेड क्लास में क्या बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो से अच्छी बेहतर वीडियो आपको मिलेगी। आपको पता है ये सब रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपके पेपर में निश्चित रूप से आते हैं। क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक, क्या है कि 2 या 2 से अधिक अगर प्रोनाउन लिखे गए हैं, प्रोनाउंस लिखे गए हैं और वो एंड से जुड़े हैं, तो उनको लिखने का क्रम 231 होता है। 231 माने पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। जैसे मैंने लिखा आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली, मैंने क्या लिखा, आई यू ही एंड वेंट टू दिल्ली, तो पहले 2 सेकंड पर्सन आएगा, क्या हो जाएगा, यू, फिर थर्ड पर्सन आएगा ही, एंड फिर फर्स्ट पर्सन आएगा आई वेंट टू दिल्ली। लेकिन अगर गुण दोष की बात होगी तो 123 आएगा, ये आपको हम बता देंगे, आप परेशान मत होइए। तो रूल क्या बना, अगर 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं तो उनको लिखने का क्रम हमेशा 231 का होता है, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। देखिए, अगर किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट एक से अधिक हो और उस एक से अधिक वाले सब्जेक्ट में आई आया हो, तो पॉजेसिव केस के रूप में आवर का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो आपको पढ़ा रहे हैं 20 के 20 नियम में। एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, अगर 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन जो है लिखे गए हैं और उसमें आई है, तो पॉजेसिव केस के रूप में, अगर आई है तो पॉजेसिव केस के रूप में आवर का यूज करोगे। और आपको पता है आई का पॉजेसिव हमेशा क्या होता है, माई। लेकिन अगर यू है तो पॉजेसिव केस के रूप में योर का प्रयोग करेंगे। कब यूज करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन लिखे गए हों। 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन लिखे गए हों और उसमें उस 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन में अगर आई है तो पॉजेसिव केस के रूप में आवर का यूज करेंगे, और अगर आई नहीं बल्कि यू है तो पॉजेसिव केस के रूप में योर का प्रयोग करोगे। फिर से सुन लीजिए, अगर 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन लिखे गए हैं और उसमें आई है तो पॉजेसिव केस के रूप में आवर का यूज करोगे। आई नहीं बल्कि यू है तो पॉजेसिव केस के रूप में योर का प्रयोग करोगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पेपर में आया है कि प्रमोद एंड आई शुड लर्न माई लेसन। प्रमोद एंड आई शुड लर्न माई लेसन, ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए, ये सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का है, इस एक से अधिक वाले शब्द वाले सब्जेक्ट में आई है तो पॉजेसिव केस के रूप में माई का यूज नहीं होगा, बल्कि किसका यूज होगा,
आवर का यूज होगा, यानी प्रमोद एंड आई शुड लर्न, और माई का क्या हो जाएगा, आवर लिसन। कंफर्म हो गया? टॉपिक आप लोगों को बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रहा होगा, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए, रूल नंबर 6 तो आपके पेपर में रखा हुआ है, पहले ही बता दे रहे हैं। रूल नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और रूल नंबर 6 आपके पेपर में रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए, क्या रूल है आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे डेमो वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम पेड क्लासेस में कैसे पढ़ाएंगे। चलिए, अगर किसी भी वाक्य में किसी भी, पहले रूल सुन लीजिए, अगर किसी भी वाक्य में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ हो, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के जो ठीक पहले का प्रोनाउन होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। क्या? अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार फंसाता है। अगर हमने लिखा इट इज मी हु एम योर फ्रेंड, हमने ये क्वेश्चन लिखा और बहुत बार आया है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु। कंफर्म है? रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का प्रोनाउन ये मी जो लिखा है यही हो जाएगा आई। इट इज आई हु इज, सॉरी इट इज आई हु एम, और यहां पर चला जाएगा योर फ्रेंड। नियम याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का ये जो प्रोनाउन है ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में जाएगा। कंफर्म हो गया? चलिए, 6 रूल नंबर 7 इसी से संबंधित नियम है। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 भी इसी से ही संबंधित नियम है। क्या रूल है? अगर किसी भी वाक्य में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है, और आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस के हिसाब से लगती है। अगर किसी भी वाक्य में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है तो आने वाली वर्ब जो होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस के हिसाब से लिखी जाती है। क्या रूल है? फिर से सुन लीजिए। अगर किसी भी वाक्य में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ तो आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। तो ये जो वर्ब यहां लगेगी, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लगेगी ये रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से नहीं लगेगी बल्कि इसके हिसाब से लगेगी। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब ये लगेगी ये नॉमिनेटिव केस के हिसाब से लगेगी। और ये मैं देख पा रहा हूं, ये क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन द बुक्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन। इतना ये जगह नहीं है। अब आप देखिए यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु, और हु के पहले यहां पर क्या है? बॉयज। आप देख लीजिए, हु के पहले यहां पर क्या है? हु के पहले यहां पर बॉयज है। ये रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है। तो ये जो हैज लगा है ना ये बॉयज के हिसाब से लगेगा, और जब बॉयज के हिसाब से लगेगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज, यानी क्या हो जाएगा? दिस इज वन ऑफ द बॉयज, और यहां पर हु हैज का क्या हो जाएगा? हैव स्टोलन। क्लियर हो गया? चलिए, ये बहुत ही ज्यादा, ये आपका रूल नंबर 7वां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए, अगला रूल, अगला ये 7वां था, जो भी रूल रहा हो। 8वां देखिए, ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस है?
ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस है, बहुत बार पूछा जाता है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए होता है, दो व्यक्ति हों और चाहे दो वस्तु हों। लेकिन वन अनदर का प्रयोग जो होता है वो दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। याद रखिएगा, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। हमने लिखा पद्मा एंड, यानी क्वेश्चन क्या है, लिखा है पद्मा एंड राधा लव वन अनदर, ये गलत लिखा है। पद्मा और राधा कुल कितने हैं, दो, तो यहां पर वन अनदर नहीं आएगा बल्कि यहां पर ईच अदर आएगा, यानी क्या हो जाएगा, पद्मा एंड राधा लव वन अनदर का हो जाएगा ईच अदर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने रूल पढ़ा रहे हैं सब खतरनाक। रूल क्या है कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट रूल आपका रूल, आपको पता है ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन ये जो हु होता है इसका प्रयोग हमेशा मनुष्यों के लिए किया जाता है। ये याद रखिएगा, कभी कभी फंसा देता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो हु होता है, इस रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग हमेशा मनुष्यों के लिए किया जाता है। जैसे द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर। अब ये लिखा हुआ है द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर। अब आप देखिए यहां पर हु का जो यूज हुआ है ये बॉय के लिए यूज हुआ है, क्योंकि बॉय क्या है, मनुष्य है जिसमें जान है। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु का जो यूज किया जाएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज हमेशा मनुष्यों के लिए किया जाएगा। ठीक है, अगला रूल क्या बनता है, अब देखिए जो विच आता है, याद रखिएगा विच का यूज हमेशा वस्तुओं और जानवरों के लिए किया जाता है। ये जान लीजिएगा, जानवरों के लिए हमेशा विच आता है। कभी कभी पेपर में फंसा देगा आपको, जानवरों के लिए हमेशा किसका यूज होता है, विच का। द हॉर्स विच आई बॉट, याद रखिएगा द हॉर्स विच आई बॉट, ऐसे लिखा है द हॉर्स विच आई बॉट हैज वन द रेस, हैज वन द रेस। यहां पर अगर हु का यूज हुआ है तो गलत है, इसको आपको सही करना है। तो क्या हो जाएगा, द हॉर्स, जितने भी जानवर हैं जितनी वस्तु है इनके लिए विच आता है। द हॉर्स विच आई बॉट हैज वन द रेस। ठीक है, चलिए एक रूल और आपको बता देते हैं। जो हुम है, हुम, इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, जबकि हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस में किया जाता है। जो हुम है, इस हुम का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और जबकि हुज जो लिखा जाता है ये इसका प्रयोग हमेशा पॉजेसिव केस में लिखा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में और हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस में। अब जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे ऑब्जेक्टिव केस पॉजेसिव केस होते क्या हैं। दिस इज द बॉय हुम आई लव। अब आपको बता देंगे कि हम बाद में बता देंगे कि ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस होता क्या है। अगर आपको पता है तो आप बताइए ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस होते क्या हैं। ठीक है, इनको आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल और बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल और बहुत बार आपके एग्जाम में सटा हुआ रूल है। क्या रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बता दे रहा हूं आपको, इतना इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं बता नहीं सकता। अगर किसी भी सेंटेंस में सेम और सच का यूज
एज अ एडजेक्टिव हुआ है। अगर किसी भी सेंटेंस में सेम और सच का यूज एज अ एडजेक्टिव हुआ है, कोई भी चीज एज एडजेक्टिव कब होगी? जब किसी भी नाउन के पहले होगी। याद रखिएगा, कोई भी चीज एज एडजेक्टिव कब होगी? जब वो किसी भी नाउन के पहले होगी। तो जब सेम और सच का यूज एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, तो सेम और सच के बाद हु और विच का प्रयोग नहीं होता, बल्कि एज का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर सेम और सच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में कब होगा? याद रखिएगा, जब नाउन से पहले होगा। एडजेक्टिव के रूप में कब होगा? जब किसी भी नाउन से पहले होगा। तो जब सेम और सच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, तो सेम और सच के बाद हु और विच का प्रयोग नहीं, बल्कि एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन विच यू लाइक। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, दिस इज द सेम पेन विच यू लाइक। देखो, सेम का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। क्यों? क्योंकि पेन के पहले हुआ है। कंफर्म है? तो यहां पर विच का प्रयोग नहीं, बल्कि किसका यूज करेंगे? एज का। तो क्या हो जाएगा? दिस इज द सेम पेन विच नहीं, एज यू लाइक। कंफर्म हो गया? अगला, अगला रूल देखिए, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। क्या? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद हु और विच का प्रयोग नहीं, बल्कि दैट का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, उनके बाद हु और विच का प्रयोग नहीं, बल्कि किसका यूज होता है? दैट का। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट विच ही कुड डू, दिस इज द बेस्ट विच ही कुड डू। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। यहां पर विच का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि दैट का प्रयोग होगा। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज द बेस्ट, विच का क्या हो जाएगा? दैट ही कुड डू। कंफर्म? अगला, अगला रूल, अगला रूल और इंपॉर्टेंट। जितना रूल बता रहे हैं सब खतरनाक खतरनाक। आपके पेपर में से यहां एक क्वेश्चन आना पूरी तरह से हम निश्चित कर दे रहे हैं। क्या रूल है? ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली। ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली के बाद हु और विच का प्रयोग नहीं, बल्कि दैट का यूज होता है। याद रख लीजिएगा, नहीं फंस जाएंगे, तुरंत फंसेंगे। ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली के बाद हु और विच का प्रयोग नहीं, बल्कि दैट का प्रयोग होता है ना। आपने जैसे पढ़ा है, एक पढ़ा है ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये आपने पढ़ा है। ये सही कहावत कैसे है? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जैसे कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर हर प्रकार के गुण विद्यमान हैं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यानी इसका ये मतलब हुआ कि ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली के बाद हु और विच का प्रयोग नहीं, मतलब दैट का यूज होता है। मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अर्थात जरूरी नहीं कि आप ऊपर से बहुत अच्छा कपड़ा पहने हैं, आपको 10-20, मतलब आपने रेड चीफ का शूज पहना है, नाइक का शूज पहना है, रिबॉक का शूज पहना है, आपने कोट 10,000 रुपए की सिलवाई है, जीन्स टी शर्ट आपने बहुत महंगे पहने हैं, तो इसका मतलब आप ऊपर से चमक रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटी भी विद्यमान है, आपके अंदर गुण भी विद्यमान है। ऐसा जरूरी नहीं है। आपको चमकना जो है वो अंदर से चमकना है। अर्थात आपके अंदर जो गुण होने चाहिए, वो गोल्ड का जो गुण होना चाहिए, वो गोल्ड का गुण आपके अंदर से होना चाहिए। जैसे गोल्ड जो होता है, सोना होता है, वो सोना देखिए बाहर से भी चमकता है और अंदर से भी बहुत ज्यादा ठोस होता है।
तो आप लोगों का जीवन इस गोल्ड की तरह से अगर है तो इस कहावत के लिए नहीं होना चाहिए कि ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यानी आप हमेशा महान बनिए। तो अपने अंतरात्मा से, आपने पढ़ा है स्वामी विवेकानंद ने कहा है कीप यू आई ऑन द गोल यू विल सर्टेनली बी अ विनर वन डे। अगर आप अपने जीवन में अपने उद्देश्य पर पहुंचना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप हमेशा अपने जीवन में अपने जो उद्देश्य है उसको अपने हमेशा आंख के सामने रखिए और तुरंत तीर लगाइए, मार दीजिए, आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो इस स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, क्या पहनते थे? ऊपर से कुछ नहीं पहनते थे। आप देखिए जो कपड़ा मिल जाता था वही कपड़ा वो पहन लेते थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व उनको लोग जानते कैसे थे? अंदर से। तो आपको लोग अंदर से अच्छा जाने, आपको अंदर से अच्छा माने, आपका जीवन इस प्रकार से होना चाहिए। तो उसने कहा ऑल एनी नन नथिंग वनली के बाद हु और विच का यूज नहीं, ऑल एनी नन नथिंग वनली के बाद हु और विच का यूज नहीं, बल्कि दैट का यूज होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज कभी भी सोना नहीं होती। चलिए अगला, अगला आपको क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। अब आप देखिए ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है? कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको पता है मैंने कल बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? अगर किसी प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ से लग जाए तो उस प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जा सकता, उसके साथ उसके नॉमिनेटिव केस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता, उसके साथ उसके नॉमिनेटिव केस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैंने लिख दिया माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये सेंटेंस आप मान लीजिए पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर माई सेल्फ सब्जेक्ट के रूप में है और कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। क्या हो जाएगा? आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब यहां पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं बल्कि एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बल्कि कौन सा प्रोनाउन हो गया? एम्फैटिक। तो कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं लिखा जा सकता, उसके साथ उसके नॉमिनेटिव केस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में रखा हुआ है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इस रूल को याद कर लीजिए, जैसे मुझे भी याद है। अवेल, बी टेक, प्राइड, ड्रिंक, इंजॉय, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई और एवेंज। क्या? अवेल, बी टेक, प्राइड, ड्रिंक, इंजॉय, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई और एवेंज। अगर इनका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में हुआ है तो इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। याद रखिए कौन कौन सा, ऐसे तैयार करिए कौन कौन सा वर्ब है। अवेल, फिर बी टेक, फिर प्राइड, फिर ड्रिंक, फिर इंजॉय, फिर ओवर स्लीप, फिर रिजाइन, फिर अप्लाई, फिर एवेंज। अगर इनका प्रयोग एज अ ट्रांसिटिव वर्ब है, क्या क्या? एवेल, बी टेक, प्राइड, ड्रिंक, इंजॉय, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई और एवेंज। तो इनके बाद हमेशा तुरंत बाद, इनके तुरंत बाद हमेशा कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। इनके तुरंत बाद हमेशा क्या होगा? कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा वी इंजॉयड इन द फेयर, वी इंजॉयड इन द फेयर। अब आप देखिए इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, नहीं है, तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वी इंजॉयड। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स, वी इंजॉयड आवर सेल्व्स इन द फेयर। फिर क्या? देखिए इंजॉय है ना इसमें, प्राइड, इंजॉय। इंजॉय के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो एवेल, बी टेक, प्राइड, ड्रिंक, इंजॉय, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई और एवेंज के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता
है। कंफर्म हो गया। अगला मोस्ट, जितना रूल आपको पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं। आप याद रखिएगा कि आइदर और नाइदर, इनका प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एनी और नन बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यहां से मैं बता नहीं पा रहा हूं कितनी बार पूछा गया है। आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। क्यों परेशान कर रहा है भाई? एनी और नन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। एनी और नन का प्रयोग कहां किया जाता है? दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए। आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि एनी और नन का यूज दो से अधिक। अगर ये याद रखिएगा, ये अफर्मेटिव में होता है और ये भी अफर्मेटिव में मान के चलिए, ये निगेटिव में, ये भी निगेटिव में। हालांकि एनी इंट्रोगेटिव में होता है, आई हैव सम बुक, हैव आई एनी बुक, या डू ट्रांसफॉर्मेशन में हम बताए थे। जैसे हमने लिखा है, मान लीजिए एनी ऑफ यू कैन टेक इट, एनी ऑफ यू कैन टेक इट, सही करना है। यू माने तुम कितने हो, दो हो ना, दो या दो से कम, तो यहां पर एनी का यूज नहीं बल्कि किसका यूज होगा? आइदर ऑफ यू कैन टेक इट। अगर उसने कोई भी सेंटेंस ऐसे करके लिख देगा तो कर लोगे। आइदर और नाइदर दो व्यक्तियों के लिए आता है, जबकि एनी और नन का यूज हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। चलिए अगला, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी सब्जेक्ट के रूप में ओ यानी वन, आप बताना ओ यानी वन कौन सा प्रोनाउन होता है? इंडेफिनिट होता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में ओ यानी वन आया है ना, तो इसका पॉजिटिव केस हमेशा वंस होगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट के रूप में ओ यानी वन आया है ना, तो इसका जो पॉजिटिव केस होगा वो हमेशा क्या होगा? वंस। याद रखना, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, कई बार फंसाया है। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इसका सही करोगे तो क्या हो जाएगा? वन मस्ट डू, हिज नहीं होगा बल्कि वंस ड्यूटी होगा। याद रखना, वन का पॉजिटिव केस हमेशा वंस होता है। वन का पॉजिटिव केस हमेशा क्या होता है? वंस। ओ यानी ई, यहां पर ये लगेगा अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। चलिए अंतिम रूल इस रूल्स ऑफ प्रोनाउन का, रूल्स ऑफ प्रोनाउन का अंतिम रूल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हमारे पेड बैच से एक बार जरूर जुड़ेगा। 499 फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, आप क्लास देख लीजिए कितना हम मेहनत कर रहे हैं। केवल मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बस इतनी सी दिक्कत है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो डिजिटल बोर्ड लगवा सकता हूं, लेकिन अभी मैं डिजिटल बोर्ड लगवाने का सोच नहीं रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर रूल क्या है? अगर किसी भी वाक्य में एज, एडजेक्टिव एज या कंपैरेटिव डिग्री देन का यूज हुआ हो, अगर किसी भी वाक्य में एज, एडजेक्टिव एज या कंपैरेटिव डिग्री देन का यूज हुआ है, तो इनके बाद नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों का प्रयोग होता है। भाई तू क्यों परेशान कर रहा है यार, हैं? अगर किसी भी सेंटेंस में एज, एडजेक्टिव एज या कंपैरेटिव डिग्री देन का यूज हुआ है, तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आएगा। कब? अगर लिंकिंग वर्ब होगी तो नॉमिनेटिव केस आएगा, और अगर वर्ब होगी तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सीधा समझिएगा, लिंकिंग वर्ब है तो नॉमिनेटिव केस आएगा, वर्ब है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा आई एम नॉट सो रिच एज, आई एम नॉट सो रिच एज, और यहां पर हमने लिख दिया मी। अब आप देखो यहां पर एम क्या है? लिंकिंग वर्ब, चाहे एज एडजेक्टिव एज या सो एडजेक्टिव एज, दोनों याद रखिएगा। एज एडजेक्टिव एज या सो एडजेक्टिव एज जो भी आएगा, तो यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है ना, तो यहां पर मी का यूज नहीं बल्कि आई, सॉरी यहां पर हम कर दो भैया, दोस्त गलती हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई एम
नॉट सो रिच एज ही। कंफर्म हो गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता ही लाइक्स यू बेटर देन आई, ही लाइक्स यू बेटर देन आई, ये लिखा होता। देखिए लाइक्स है, ये वर्ब है, तो यहां पर आई का यूज नहीं होगा बल्कि मी का यूज हो जाएगा। ही लाइक्स यू बेटर देन मी। ये आपके टॉप 20 के आसपास आपके रूल्स थे, और अभी रूल्स इसमें है लगभग 20-22 नियम और है। इसके बाद आपका प्रोनाउन टॉपिक समाप्त होगा। एज अ डेमो वीडियो मैंने दिया था, आप एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आप हमारी ग्रामर की क्लास से आपको अगर जुड़ना है तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, बहुत कल का ही लिमिटेड समय है। 9415483272 पे आप जुड़ सकते हैं, और फीस केवल 499 है, 499 रुपए, कुछ नहीं होता, आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।